हेलो बच्चों, आज का हमारा जो अध्ययन का जो विषय है वो है राजस्थान में कंपनी की अफीम व्यापार नीति। इस टॉपिक को मैंने दो भागों में विभक्त किया है। आज हम पहले भाग पर चर्चा करेंगे जो कि 1764 से लेकर 1830 तक किस तरह से ब्रिटिश सरकार की राजस्थान में अफीम नीति रही, उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और 1830 के बाद ब्रिटिश सरकार की नीति अफीम के व्यापार के प्रति किस तरह की रही, उस पर हम अगले अपने लेक्चर के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसका बंगाल और बिहार पर अधिकार हो गया था और यहाँ की दीवानी कंपनी के पास आ गई थी। अफीम एक ऐसा पदार्थ था जिसका कि जो मुख्य जो व्यापार होता था वो चीन के साथ होता था और कंपनी ये चाहती थी कि चीन के साथ उसका व्यापार बना रहे क्योंकि उससे उसको बहुत अधिक आय होती थी। ये जो अफीम थी ये दो प्रकार की थी। एक मध्य भारत और राजस्थान में जो अफीम पैदा होती थी वो उसको मालवा अफीम कहा जाता था और यह जो इसकी जो किस्म थी वो उच्च कोटि की थी, जबकि जो बंगाल और बिहार की जो अफीम थी वो मालवा अफीम की तुलना में थोड़ी सी निम्न कोटि की थी। तो ये कंपनी ये चाहती थी कि बंगाल और बिहार में जो उत्पादित जो अफीम है वो चीन में निर्यातित होती रहे और वहां से एक अच्छा व्यापार कंपनी को प्राप्त होता रहे। इसके लिए उसने मालवा जो अफीम है उसके व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया। यह जो मालवा अफीम है यह मध्य भारत और राजस्थान में उत्पादित होती थी। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर उसने मालवा की अफीम के व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे कि बंगाली अफीम का व्यापार चीन के साथ किया जा सके और वहां से अधिक लाभ कमाया जा सके। और इस तरह से उसने क्या क्या प्रयास किए मालवा अफीम के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए और चीन के साथ अपने जो व्यापार हो रहा था उसको और अधिक बढ़ाने के लिए, उन सारे बिंदुओं पर हम इस अपने जो लेक्चर है इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अफीम व्यापार है या अफीम कहाँ कहाँ पैदा की जाती थी। तो ये जो अफीम है इसका जो प्रयोग है औषधि के रूप में भी किया जाता था, साथ में ही यह मादक पदार्थ भी थी जो कि पोस्त के रस से तैयार किया जाता था। और भारत में जो अफीम जो उत्पादित जो राज्य थे उनमें बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में अफीम तैयार की जाती थी। अगर बात करें राजस्थान में, तो जो दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है जिसमें कि उदयपुर, अमरपुर, झालावाड़, बूंदी और टोंक जो जिला है वो मुख्य रूप से वहां पर अफीम का उत्पादन होता था और वहां से अफीम अन्य राज्यों को निर्यात की जाती थी। व्यवसायिक अगर क्षेत्र में हम बात करें तो मध्य भारत और राजस्थान में जो अफीम पैदा होती थी उसको मालवा अफीम के नाम से, और बंगाल और बिहार में जो तैयार अफीम होती थी उसको बंगाली अफीम के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं कि कंपनी को ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई कि उसको अफीम जैसी चीज के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए प्रयास करने पड़े। तो भारत का जो पड़ोसी देश था चीन, वो लंबे समय से अफीम के उपभोग का एक मुख्य केंद्र रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था अफीम, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। कहने का तात्पर्य है कि चीन अफीम का मुख्य उपभोगकर्ता राष्ट्र था और कंपनी चाहती थी कि चीन के साथ उसका अफीम का जो व्यापार है वो बड़ा रहे या बना रहे। चीन में अफीम की भारी मांग के कारण इसके व्यापार से कंपनी काफी लाभ कमाती थी, इसलिए कंपनी सरकार ने अपने अधीनस्थ बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो भारतीय प्रदेश थे उनमें अफीम के उत्पादन और उसके व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर रखा था। प्रारंभ में तो कंपनी बंगाल और बिहार में जो अफीम की खेती का काम ठेके पर करवाती थी, और लेकिन जब उसको यह लगा कि इस व्यवस्था से ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है तो
97 के बाद कंपनी ने स्वयं ही अफीम की खेती को स्वयं नियंत्रित करने का प्रयास किया। फिर कंपनी को यह पता चला कि चीन में एक तो टर्की की जो अफीम है उसका और एक मालवा जो अफीम है उसको अच्छा माना जाता है, और वहां पर ये जो अफीम है मालवा अफीम इसके इसके भाव भी अच्छे मिलते हैं। जबकि जो बंगाल की जो अफीम है वो निम्न स्तर की होने के कारण उसकी मांग भी कम थी और वहां उसके भाव भी कम थे। इसलिए कंपनी को अब यह भ्रम उत्पन्न हो गया कि कहीं चीन का जो अफीम का जो व्यापार है वो उसके हाथ से ना निकल जाए। तो आगे उसने जिस तरह की नीति अपनाई कि चीन से अफीम का जो व्यापार है वो बना रहे, उसकी जो आगे जो नीति है या आगे की जो रणनीति है वो इसी पर ही टिकी रही। तो कंपनी ने चीन के अफीम व्यापार को बनाए रखने के लिए और उस पर अपनी पकड़ को बनाने के लिए सबसे पहले जो बंबई सरकार है उसको यह आदेश दिया कि जो मालवा की जो अफीम है उसको अधिक से अधिक मात्रा में खरीद लिया जाए, ताकि केवल कंपनी ही मालवा अफीम को चीन में बेचे और वहां से भारी लाभ कमाए। लेकिन कंपनी की ये जो नीति थी वो सफल नहीं हुई, क्योंकि जो निजी व्यापारी थे वो अब मालवा अफीम को खरीद कर और सस्ते दामों में चीन की अफीम की उन्होंने तस्करी करना शुरू कर दिया, जिससे कि जो बंगाली जो अफीम है वो मालवा अफीम की तुलना में हीन होती थी, और वो इसके कारण जो बंगाली जो अफीम है वो कम मूल्य पर उसको बेचना आरंभ कर दिया। अब बात करते हैं कि कंपनी के द्वारा अफीम व्यापार पर नियंत्रण करने के क्या क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहला जो प्रयास हुआ वो 1818 के बाद हुआ, और जब कंपनी ने मध्य भारत पर और राजस्थान की जो रियासतें थी उनके साथ संधियां कर ली थी, और राजस्थान अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। अब कंपनी ने जो मालवा जो अफीम है उसके उत्पादन पर और उसके व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, और इसके लिए कंपनी ने यह प्रयास किया कि जो मालवा अफीम है उसकी खेती को नियंत्रित करके उसकी उपज को कम किया जाए, और साथ में ही जो वहां से जो अफीम उत्पादित हो रही है उसमें 400 पेटी को स्वयं खरीद ले और उसको वह चीन के बाजार में बेच दे, और वहां से वह अधिक से अधिक लाभ कमाए। किंतु इसके लिए मालवा अफीम की जो तस्करी है उसको भी नियंत्रित करना आवश्यक था। जो मालवा अफीम है उसकी तस्करी के दो मार्ग थे। प्रथम जो मार्ग था वो था हाड़ौती से कराची बंदरगाह होता हुआ मद्रास से चीन जाता था, और जो दूसरा मार्ग था वो झालरा पाटन से इंदौर और दमन द्वीप होता हुआ चीन जाता था। तो कंपनी सरकार ने राजस्थान और दमन द्वीप के मार्ग में पड़ने वाले राज्यों से संधि करके मालवा अफीम की जो तस्करी है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। और इस मार्ग में कौन कौन से राज्य पड़ रहे थे? उसमें मेवाड़ पड़ रहा था, कोटा और बूंदी के राज्य पड़ रहे थे। तो इन राज्यों के साथ सबसे पहले कंपनी ने संधि करने का प्रयास किया, किंतु कंपनी की यह नीति है वो भी उसके लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि इस नीति के अनुरूप 1821 में जब कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने उपलब्ध सारी जो अफीम को खरीदना आरंभ कर दिया, तो इन क्षेत्रों में पहले की अपेक्षा अफीम की अधिक खेती होने लगी। साथ ही जो निजी व्यापारी थे वो भी अधिक से अधिक अफीम निर्यात करने लग गए। अनेक बड़े बड़े व्यापारी थे, वो अंग्रेज व्यापारियों ने अधिक धन लगाकर बड़ी मात्रा में अफीम चीन के बाजारों में भेजी, जिससे कि जो चीन के व्यापार है वहां पर अफीम के बड़े बड़े स्टॉक जमा हो गए, और जब बहुत ज्यादा अफीम चीन में इकट्ठी हो गई तो वहां पर 1822 में अफीम के मूल्यों में भारी गिरावट आ गई, और जिससे कि अंग्रेज व्यापारियों को भी और कंपनी को भी भारी घाटा उठाना पड़ा। प्रथम प्रयास जब असफल हो गया तो कंपनी ने फिर पुनः प्रयास करने का प्रयास किया कि इस व्यापार को किस तरह से नियंत्रित किया जाए और तस्करी को रोका जाए। तो मालवा अफीम के उत्पादन और व्यापार को नियंत्रित करने के जब प्रारंभिक प्रयास उसके असफल हो गए तो उसने पुनः अपनी नीति में कंपनी ने अब परिवर्तन किया, और अब कंपनी ने मालवा अफीम के उत्पादन को कम करने और जो उसने अनाधिकृत जो व्यापार है या जो तस्करी हो रही थी व्यापार की
उसको रोकने के लिए राजस्थान के जो अफीम उत्पादक जो राज्य हैं उनको आर्थिक प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। और इस नीति के तहत उसने सबसे पहले उसने मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके साथ अक्टूबर 1824 में एक संधि उनकी होती है। मेवाड़ को अफीम के तस्कर व्यापार से लगभग 40,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी। अब जो संधि की गई कंपनी और मेवाड़ के बीच में, उस संधि के अनुसार कंपनी ने मेवाड़ राज्य को 40,000 रुपए वार्षिक देना स्वीकार कर लिया और साथ में आंतरिक जो खपत के लिए जो निर्धारित जो मात्रा थी उसमें अफीम की खेती करने की भी अनुमति कंपनी के द्वारा मेवाड़ राज्य को दे दी गई। किंतु इसके बदले में राज्य में अफीम की जो अनियंत्रित खेती हो रही थी और अफीम के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ में ही संधि इस तरह से भी हुई कि अगर तस्करी में अफीम पकड़ी जाती है तो मुखबिर और राज्य सरकार के बीच में समान रूप में उसको बांट लिया जाएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेवाड़ में अफीम का असीमित जो उत्पादन और व्यापार हो रहा था अब वो समाप्त हो गया और जो काफी मात्रा में तस्करी की जो अफीम है उसको अब जब्त कर लिया गया। इसके पश्चात कंपनी ने अप्रैल 1825 में बूंदी राज्य के साथ भी किसी तरह का समझौता किया और उस समझौते के अनुसार बूंदी राज्य की सीमा शुल्क की जो क्षतिपूर्ति 10,000 रुपए वार्षिक के बदले अपने राज्य में अफीम के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि बूंदी राज्य ने 10,000 रुपए लेकर अपने जो राज्य है बूंदी में जो अफीम का जो व्यापार हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कंपनी को एक अन्य जो उत्पादित राज्य था अफीम का कोटा, उसके साथ एक भिन्न प्रकार की नीति अपनानी पड़ी। इसका कारण ये था कि यहाँ पर कोटा में अफीम के व्यापार में बहुत सारे स्थानीय व्यापारी लगे हुए थे, इसलिए कंपनी ने कोटा के साथ एक अलग तरीके का समझौता किया और यह जो समझौता हुआ वो अगस्त 1825 में अस्थायी समझौता कोटा के साथ किया गया। और इस समझौते के अनुसार कंपनी ने कोटा की अच्छी किस्म की जो सारी अफीम है उसको खरीदने का वचन दिया और साथ में ही उसको यह भी वादा किया कि निर्यात के बंद हो जाने से कोटा राज्य को जो भी राजस्व की हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति कंपनी करेगी। और दिसंबर 1825 में कोटा राज्य से स्थायी समझौता किया गया और ये जो स्थायी समझौता किया गया उसके अनुसार कंपनी ने कोटा राज्य में उत्पादित समस्त 4,000 मन अफीम खरीदने और निर्यात बंद होने से राज्य को होने वाली राजस्व की हानि के बदले में 5 सेर पर 5 रुपए क्षतिपूर्ति देने का वादा किया। इस तरह से मेवाड़ ने, बूंदी ने और कोटा ने अंग्रेजों के दबाव में आकर इन कंपनी के साथ संधि तो कर ली, लेकिन इससे किसानों को और जो व्यापारी थे उनको बहुत ज्यादा हानि हुई और एक तरह से इन राज्यों में किसानों और व्यापारियों में घोर असंतोष फैल गया। अतः कंपनी के द्वारा अफीम की खरीद से जो किसान हैं वो अपनी उपज का उचित मूल्य भी उनको नहीं मिलता था, क्योंकि उसका जो मूल्य था वो संधि के द्वारा पहले ही निश्चित कर दिया जाता था और जो बाजार मूल्य से काफी कम था या व्यापारी वर्ग भी अपनी आय का एक मुख्य जो स्रोत है वो छिन जाने से उनमें एक तरह से असंतोष फैला हुआ था। यही नहीं, जो संबंधित जो राज्य था वो भी इस संधि से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अब अफीम के व्यापार को बंद करने के बदले में उनको जो राशि देना स्वीकार किया था वो भी करों की आय से बहुत ही कम थी। तो एक तरह से किसान भी असंतुष्ट था, व्यापारी भी असंतुष्ट था और साथ में ही जो राज्य थे वो भी कंपनी के साथ जो संधि हुई थी उससे असंतुष्ट थे और इस तरह से ये जो संधियां हुई उससे सभी असंतुष्ट थे। स्वयं जो ब्रिटिश रेजिडेंट था मेटकॉफ, वो भी इस कंपनी की ये जो नीति थी उससे असंतुष्ट था और उसने अपनी सरकार को लिखा भी कि थोड़ी से आर्थिक लाभ के लिए ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिए जिससे कि असंतोष बढ़े। मेटकॉफ ने जब इस तरह का विरोध किया तो जो कोटा के जो महाराव हैं उनमें भी हिम्मत आई और उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार को ये जो संधि हुई इसके विरुद्ध एक ज्ञापन भेजा और वहां के जो गवर्नर जनरल था उन्होंने ये जो ज्ञापन भेजा गया उसके परिणाम स्वरूप
इस मामले में जांच करने के आदेश दिए। किंतु इस जांच के प्रश्नों का जो उत्तर है वो मालवा के जो अफीम एजेंट है उन्हीं को ही देना था, जो कि कंपनी के ही कर्मचारी होते थे। तो उन्होंने जब वो कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों के नकारात्मक उत्तर देना दिया, जिससे कि ज्यादा इसका कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ सिर्फ इतना हुआ कि 1827 में जो कोटा को जो क्षतिपूर्ति की राशि 40,000 रुपए दी जा रही थी उसको बढ़ाकर अब 75,000 रुपए वार्षिक कर दिया गया। किंतु इसके बदले में कोटा राज्य को अफीम की खेती का जो क्षेत्रफल है उसको कम कर दिया गया। 1827 में मेवाड़ के प्रशासन में भी ब्रिटिश हस्तक्षेप है वो जो समाप्त हो गया, और अब वहां कंपनी की जो अफीम नीति है उसको लागू करना असंभव हो गया। दूसरी ओर कंपनी की अफीम नीति का विरोधी जो मैटकॉफ थे वो अब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसके सदस्य बन गए थे, और 1828 में कंपनी के अफीम एजेंट ने कोटा की अफीम को निम्न स्तर का बताकर खरीदने से इनकार कर दिया और कोटा को इस अफीम के निर्यात की अनुमति भी नहीं दी। लेकिन बाद में मैटकॉफ ने इस मामले में हस्तक्षेप करके कोटा को अफीम निर्यात की अनुमति प्रदान की। अब बात करते हैं कि ये जो संधियां की गई या फिर ये जो मालवा अफीम के जो व्यापार को नियंत्रित करने का जिस तरह से कंपनी के द्वारा प्रयास किया गया उसके क्या परिणाम तुरंत सामने आए। तो उससे जो तुरंत परिणाम आए उससे ये आया कि अब तस्करी जो व्यापार है उसमें वृद्धि हो गई। कंपनी अफीम के जो व्यापारी हैं या सामान्य जो व्यापार था उसको तस्कर व्यापार बनाने के लिए कंपनी की अफीम नीति ही मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। अफीम निर्यात के सीधे मार्गों के प्रतिबंधित होने से अब जो तस्कर व्यापारियों ने जनजातियों की सहायता से दुर्गम मार्गों से अफीम की तस्करी आरंभ कर दी, और अंग्रेजों ने शासकों पर इस व्यापार को रोकने के लिए जब दबाव डाला, और बूंदी के शासक को एक निकट संबंधी था उसका बख्तावर सिंह, उसने इस व्यापार को रोकने के अभियान में वो मीणों के हाथों में मारा भी गया। इसके परिणाम स्वरूप मैटकॉफ ने कंपनी की अफीम नीति को बदलने का प्रयास किया और अफीम नीति को पुनः उसके द्वारा मूल्यांकन किया गया, और इस बार जो अंग्रेज अधिकारी थे वो सरकार को धोखा नहीं दे सके, और यह स्पष्ट हो गया कि कोटा और बूंदी ने दबाव में अंग्रेज अधिकारियों के साथ संधि की है, और कंपनी की जो अफीम नीति है और इन संधियों से न केवल किसानों में और व्यापारियों में बल्कि जो सरकार है उनमें भी एक तरह से असंतोष फैला हुआ है, और ये जो तस्करी है वो व्यापार और अराजकता में वृद्धि में सहायक है। इसलिए 1829 और 30 में मेवाड़, बूंदी और कोटा राज्यों के साथ जो अफीम संधियां हैं उनको समाप्त कर दिया गया।